क्वेश्चन नंबर 21वां अपना जो बोर्ड पेपर का था वो दे रखा था कि त्रिभुज की भुजा बीसी जो है वो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। अन्य दो भुजाएं हैं जो ए बी और ए सी जो हैं वो आगे बढ़ाने पर क्यू तथा आर बिंदु पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज का परिमाप यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने दिया हुआ लिखा जो दे रखा था, बीसी है वो पी बिंदु पर स्पर्श करता है और ए बी जो है आगे बढ़ाने पर क्यू पर और ए सी जो आगे बढ़ाने पर आर बिंदु पर स्पर्श करती है। उपपत्ति, ये अपने क्या लिखा कि एक बिंदु है बाहर, तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है, टेंजेंट लाइन जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है, यानी कि ए क्यू बराबर ए आर होती है। ये रीजन लिख दिया। अब उसके साथ साथ आप ये भी देखिए, ये भी तो एक बाहरी बिंदु है, बी वाला जो है, बी से दो स्पर्श रेखाएं हैं बी क्यू और बीपी, ये भी क्या होगी आपस में बराबर होगी। यहां सी से देखिए सीपी और सीआर, ये भी क्या होगी बराबर, रीजन वही होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट है वो इक्वल लेंथ की होती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। अब देखिए इस ए क्यू और ए आर समान है तो आप यहां ए क्यू प्लस ए आर कीजिएगा तो क्या हुआ, देखिए ए क्यू और ए आर, तो क्या हुआ, ए क्यू का मतलब क्या हो गया ए बी प्लस बी क्यू ये रहा, और ए आर का मतलब क्या हुआ ए सी प्लस सी आर। उसके बाद ये ए क्यू और ए आर भी आपस में बराबर है तो मैं इस ए आर की जगह ए क्यू पुट कर सकता हूं, रख सकता हूं, तो ये ए क्यू और ए क्यू दो बार हो जाएगा ए क्यू। यहां देखिए ए बी, ये रहा ए बी और ये है ए सी, उनको कोई चेंज नहीं करना। इस बी क्यू की जगह मैंने बीपी रखा, क्यों रखा, क्योंकि बी क्यू और बीपी भी आपस में बराबर है, ये रहे हमारे सामने। इसी प्रकार आगे देखिए सीपी, तो इस सीपी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, सीआर रख सकता हूं, क्योंकि सीपी और सीआर बराबर है, तो सीपी सीआर की जगह मैंने सीपी पुट किया। ये देखिए ए बी ए सी, ये तो दोनों भुजाएं पहले से हैं, ये बीपी और सीपी इन दोनों को अगर हम साथ जोड़ेंगे तो देखिए बी से पी और सी से पी, ये मिलकर के आपके क्या बन जाएगी, त्रिभुज की भुजा बीसी, यानी कि ए क्यू बराबर, और ये गुणा वाला दो कहां पे आ गया, भाग में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया आपका प्रूफ। ये आपके 21वां क्वेश्चन था। 22वां क्वेश्चन दे रखा था, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बीसी का मान जो है वो आपके 6 सेंटीमीटर दे रखा था, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है और कोण भी 90 डिग्री, और आपको परिवृत्त की रचना कहा है। तो देखिए इधर सबसे पहले हमने बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, यह बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या किया, इस बी पर हमने 60 डिग्री के कोण की रचना की, प्रकार की सहायता से आपको बी को आपने केंद्र माना और किसी चाप का आपने अर्धवृत्त बनाया, और यहां से जो हमारा पहला चाप होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री की लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की, ये दे रखी है बी से 5 सेंटीमीटर, तो यहां से हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा और ये 60 डिग्री वाली लाइन जहां जाती है वो हमारा बिंदु हो गया ए को बी तथा ए को सी से मिला दिया, तो हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बाहर जो वृत्त निकलेगा वो हमारा क्या होगा, परिवृत्त होगा। तो परिवृत्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपको क्या करना है कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है। जब हमें अंतर्वृत्त बनाना था तो हमने कोणों का अर्धक खींचा था, और यहां अपने को क्या खींचना है, भुजाओं का। तो ये जो हमारी भुजा है बीसी, आधे से ज्यादा आपने कंपास अपना प्रकार खोला और एक चाप ऊपर और नीचे, ठीक इसी प्रकार से सी बिंदु से भी आपने ऊपर और नीचे दो चाप काटे। ये जो है ये इस बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक इसी प्रकार से हमने भुजा एसी का भी क्या खींच लिया, लंब समद्विभाजक। ये देखिए क्या करना है, सेम प्रोसेस। आपको ये जो प्रकार है वो आधे से थोड़ा ज्यादा खुलना चाहिए, फिर एक आर्क इधर एक इधर, फिर ए बिंदु पर जाकर वो का वो एक आर्क ऊपर और एक इधर। ये दोनों चापों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो एसी का क्या होती है, लंब समद्विभाजक, या उसका लंब समद्विभाजन करना कहते हैं। ये दोनों लंब समद्विभाजक भुजा बीसी और एसी के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिले वो बिंदु हो जाएगा ओ, उसी को वृत्त का केंद्र मानना है। और अब आपका कंपास तो रहेगा यहां पे। अब देखिए ओ से ए
O से B और O से C ये तीनों समदूरस्थ है। क्यों है? क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भुजा का लंब समद्विभाजन खींचते हैं तो लंब समद्विभाजक के प्रत्येक बिंदु से दोनों बिंदुओं की दूरियां सदैव क्या होती है? समान होती है। यानी इस O की B से और O की C से ये क्या हो जाएगी? दूरी समान हो जाएगी और वही समान दूरी हमारी वृत्त की क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो O को केंद्र माना, अब O से B मानूं चाहे O से A मानूं, त्रिज्या आपकी उतनी फिक्स हो गई और आपने क्या खींच दिया? एक वृत्त खींच दिया। ये हो जाएगा आपका परिवृत्त। इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। 23वां क्वेश्चन था कि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी 21 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है तो इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपने को पूछा गया। तो आप जानते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमारा त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज कौन सा? समकोण 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई की वैल्यू लगभग 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान आपको दे रखा है 21 यानी कि 21 गुणा 21, थीटा का मान आपको दे रखा है 90 और बटे में 360 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस 90 डिग्री का जो हमारा समकोण है इसका आधार भी 21 होगा और इसकी ऊंचाई भी यानी कि लंब भी कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि दोनों ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। 21 इंटू 21 आ गया। यहां से जैसे आप कट करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24वां क्वेश्चन था, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, धातु का गोला, उसको पिघला करके बेलन बनाया गया जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसको पिघालने से कितने बेलन बने? तो हमने कहा बनने वाले बेलन की संख्या n हो गई, n सिलेंडर बनेंगे। तो अपना क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पे स्टेब्लिश होगा कि गोले का आयतन जितना भी है वो किसके बराबर होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड जब हम पढ़ते हैं एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण, तो हम क्या कहते हैं कि आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, केवल और केवल क्या चेंज होता है? आकृति परिवर्तित होती है। तो गोले का आयतन बराबर n गुणा बेलन का आयतन। कितने बेलन बने? n बेलन। तो n बेलन से बनने वाला जो आयतन होगा वो हमारे गोले के बराबर होगा, जो 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन का सूत्र हो गया। n गुणा बेलन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। यहां इस r को मैंने कैपिटल R लिखा है जिसका मान 9 हो जाएगा और ये बेलन की त्रिज्या r स्मॉल ली जिसका मान 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए पाई से पाई आपने पहले ही कट कर दिया, 4/3 आर क्यूब यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9 और हमारा n गुणा आर स्क्वायर, जो हमारा सिलेंडर है इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है आपके 6 सेंटीमीटर का। तो h का मान हम रख देंगे 6। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 4/3 9 गुणा 9 गुणा 9, ये 3 गुणा 3 गुणा 6 जो गुणा वाला है वो कहां जाएगा? भाग में। और जैसे हम इसको हल करेंगे तो n का मान आपको मिलेगा 18, यानी उस गोले को, धातु के गोले को पिघलाने से आपको 18 बेलन यानी कि सिलेंडर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है 25वां, वो आपके प्रायिकता का क्वेश्चन आया। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक थैले में 5 सफेद गेंद, 2 लाल गेंद और 3 काली गेंद है। उसमें से सफेद गेंद आने की क्या प्रायिकता है, लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है और काली गेंद आने की क्या प्रायिकता है? हम जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं सफेद गेंद के लिए? उस थैले में सफेद गेंदों की संख्या है 5, तो अनुकूल परिणाम हो गया 5 बटा कुल परिणाम, यानी उस थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? तो हम इसको सम कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, 5 + 2 + 3, इसका मान आ गया 10। तो ये हो गया आपका सफेद गेंद, ये है आपका 5 बटा कुल परिणाम 10, 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, तो इसकी प्रायिकता आ गई 1/2। लाल गेंद अगर पूछे तो आप बताइए लाल गेंद के फेवर में अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 बटा कुल परिणामों की संख्या 10, तो 2/10 जिसका मान हो जाएगा 1/5। और काली गेंद कितनी है? 3 है, तो 3 हमारे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और कुल परिणामों की संख्या 10 है, 3/10।
और अगर हम चाहें, वैसे इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें पता है किसी भी घटना के सभी संभव परिणाम को हम अगर जोड़ भी लें, उसका मान सदैव कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। तो हमारे जो आंसर्स हैं 1/2, 1/5 और 3/10, अगर हम इनको ऐड करें तो हमें यही प्राप्त होगा 1। किसी घटना के सभी संभव परिणामों को जोड़ लिया जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। यह है हमारा 25वां क्वेश्चन। अब अगला 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा डी पार्ट में था, सेक्शन डी में 6 मार्क्स वाला, वो है सरल रैखिक समीकरण। आपको 2 दे रखी है, 2 चरों में, उनको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है और साथ में 4x + 3y = m का मान निकालना था। तो हम सबसे पहले जो ये समीकरण है अपनी 4x - 5y = 20, इसमें से x अथवा y किसी एक को हम सेपरेट कर देंगे। आप x भी कर सकते हैं और y भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने उदाहरण के रूप में 4x को रखा यहाँ पे, तो माइनस का 5y पक्षांतरित होकर के इधर प्लस में आ जाएगा, और 4 ये गुणा वाला x के जो इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 20 + 5y / 4 हो गया। ये काम आपको हर समीकरण में करना है, यानी कि इधर जैसे मैंने x को सेपरेट किया है, आप x या y किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब आपको हर बार क्या होगा, इस नई इक्वेशन जो मैंने नाम दिया है 3 नंबर, हर बार ये y का मान आपको रखना है अपने मन से, तो x का मान निकल करके आएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सरल रैखिक समीकरण के अनेक हल होता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या किया आपने, y का मान देखो ये 20 है प्लस का, तो आपने सबसे पहले y का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो y = 0 रखने पर ये देखिए 5 × y की जगह क्या रख दिया, 0। 5 × 0 हो गया 0, 20 में 0 प्लस करेंगे तो 20 ही रहेगा, और 4 का भाग देने पर 5। तो आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है जिसमें x के मान आपको रखने हैं 5। कब आया, जब आपने y का मान क्या रखा, 0। तो ये आपका समीकरण का पहला मान आया है। उसी प्रकार से अब आप y का मान कुछ और रखिए। मैंने रखा है -4। क्यों रखा, ताकि ये देखिए y के गुणा में 5 है, तो यहां अगर मैं -4 अगर y का मान रखूं तो 5 × 4 = 20 माइनस का हो जाएगा, और 20 में से 20 गया तो 0। 0 में 4 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी कि x का मान निकल के आया 0। कब, जब मैंने y का मान क्या रखा, -4 रखा। ये आपका कम से कम आपको 2 मान निकालने हैं, और आप 3 भी निकाल सकते हैं। हमारी दूसरी समीकरण देखिए, 3x + 5y = 15। तो मैंने जैसे कहा आप x और y में से किसी को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। हम 3x को यही रख देते हैं, देखिए। तो ये प्लस का 5y इधर आ जाएगा, माइनस का, फिर 3 जो गुणा वाला है वो आ जाएगा भाग में। यहां y का मान हमें अपने मन से रखना है, जैसे कि y बराबर क्या रखा, स्टार्टिंग में 0 रखा। तो ये 0 रखने पर देखो क्या हो गया, ये हर बार आपको समीकरण 3 में ही रखना है। तो क्या होगा, x = 15 - 5 गुणा y की जगह क्या रखवा दिया आपने, 0 रखा है। 5 × 0 0 हो जाएगा, 15 - 0 15, 15 में 3 का भाग आपका 5 बार, यानी कि x का मान 5 निकल के आया। कब, जब मैंने y = 0 रखा। फिर एक और मान आपको रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 15 प्लस का है, तो क्यों ना हम इसको -15 कर दें। तो 5 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो आपने y की जगह फिर से क्या रख दिया, 3 रखा। तो ये देखिए 5 × 3 15, 15 - 15 तो 0। तो ये फिर यहाँ पे दूसरा मान निकल के आया कि x का मान 0, तो ये 0 के कॉलम में रखना है, जब y का मान हमने कितना रखा, 3। तो ये काम हमारा फर्स्ट पोर्शन हुआ कि दोनों जो आपकी सरल रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशंस है, उन दोनों लीनियर इक्वेशन की आपको टेबल बनानी है, सारणी बनानी है, जिसमें आपके कम से कम कितने मान होने चाहिए, 2 मान होने चाहिए। अब इस समीकरण का ये जो मान है उसको आपको यहां ग्राफ में डिनोट करना है। ये हमारा ग्राफ है जिसमें 2 एक्सिस है। ये एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस, या इसको जो है क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों का जो कट पॉइंट है वो हमारा कहलाता है मूल बिंदु, ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब देखिए अपने जो मान हैं ये बहुत छोटी हैं, यानी कि कोई बड़ी टर्म्स नहीं है, 5, 10 या 20 या 100 के गुणज के रूप में।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केल लेनी पड़ती है, पैमाना लेना पड़ता है। क्या रखा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर हमने 1 सेंटीमीटर में हमने एक मात्रक डाल दिया, 1 यूनिट डाल दिया। तो दोनों के लिए जब मात्रक समान हो तो आप यहां लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने रखा ये वाला 5,0, इसका जो मान है इसको आप शॉर्ट में 5,0 भी लिख सकते हैं। यानी जब x का मान 5 है तब y का मान 0। तो याद रखिए y का मान 0 कहां होता है, सदैव x एक्सिस पे। तो x अक्ष पर यहां पर y सदैव 0 है। अब आपको x का मान कितना चाहिए, 5। तो जहां 5 है उसी x अक्ष के उस बिंदु पर आप यहां निर्देशांक लिख दीजिए 5,0। दूसरा है 0,-4। इस बार 0 किसका मान आया है, x का, और x का मान 0 कहां होता है, हमेशा y एक्सिस पे। तो ये देखो y एक्सिस हमारी है, इस पर हमेशा क्या होता है x0। अब आपकी y की वैल्यू कितनी लेनी है, -4। y की ऋणात्मक मान आपके नीचे आ जाएगा y डैश एक्सिस पे। तो यहां y का मान -4 होगा और x का मान 0 होगा। पहले ब्रैकेट में हमेशा x मान लिखते हैं और फिर बाद में y निर्देशांक लिखते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये दोनों पॉइंट को निरूपित करने वाली ये अपनी लाइन है 4x - 5y = 20। तो इन दोनों पॉइंट को आपने स्केल से मिला दिया और इस लाइन का नाम लिख दिया 4x - 5y = 20। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। यह है दूसरी समीकरण, x का मान 5 और y का मान 0। ये देखिए आप दोनों में कॉमन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है वो दोनों में कॉमन है। तो यही आपका हल निकल करके आने वाला है। तो 5,0 यहीं पे हो जाएगा 5,0। और दूसरा जो मान है x का मान 0, y का मान 3, ये रहा। देखिए y का मान 1 2 3 पॉजिटिव ऊपर होते हैं, तो y का मान 3 जब x का मान 0। तो ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली आपने रेखा खींची और इस समीकरण का नाम हो जाएगा 3x + 5y = 15। दोनों समीकरण जहां कट करी है वहीं पे x का मान 5 है, y का मान 0 है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और जो लास्ट में एक दे रखा था कि 4x + 3y = m हो, तो m का मान निकालिए। इसका मतलब इस समीकरण में, इस इक्वेशन में x की जगह आपको 5 रखना है और y की जगह 0 रखना है। तो देखो यहां पे 4 × x की जगह 5, 3 × y की जगह 0, 4 × 5 = 20, 3 × 0 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका m का मान आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर